देखिए लास्ट जो अपना जैसे हम स्टार्ट करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर कोई समझ लेना है तो पूछ लेना, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण, अब देखिए 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से होती है, उसके मूल कैसे निकालते हैं। आप उसमें गुणनखंड विधि से मूल निकालते थे कि नहीं, गुणनखंड की विधि के बाद पूर्ण वर्ग बना के निकालते थे, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते थे। लेकिन यहाँ आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे होगा अभी देखते हैं। द्विघात समीकरण के लिए देखें ना, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, दैट मीन्स वी कैन से जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। और द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप से इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्मेट में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण दैट मींस देखिए बेटा, इसमें एक चर होगा x, चर और अचर दो चीज होती है। चर और दूसरा क्या होता है, इसमें अचर आएगा। चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अचर को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। चर का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसका मान हमेशा क्या रहे, वेरिएबल में परिवर्तित होता रहे। चर का मतलब बदलता रहे। अचर का मतलब जो चर न हो, दैट मींस क्या हो, हमेशा नियत रहे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नियत भी बोलते हैं। और चर को क्या बोलते हैं, परिवर्ती भी बोलते हैं। इंग्लिश में चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के रूप में। अगर x का चर का अधिकतम घात 2 है तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। x का अधिकतम घात 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सरल रेखा। x का अधिकतम घात 3 है, अरे 1 होता है तो उसको रेखीय समीकरण बोलते हैं। अरे x का घात 1 होता है तो आपने तीसरा प्रश्न वाली 10वीं क्लास में पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण। वही 3 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। x का घात 2 है, दैट मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x हैविंग 2। x जो आपका वेरिएबल, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब इसमें x के कितने मान निकल के आएंगे, 2। और x का मान कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a। देखा जाए तो यहां से आपके x के दो मान निकल गए हैं बेटा। एक x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दूसरा आपका x का मान क्या होगा बेटा, x इक्वल्स टू माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए x के यहां से हमारे पास दो मान निकल के आ गए। एक x इक्वल्स टू माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा माइनस b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा, 2। ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है ना। इसके गुणनखंड करके भी हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य से भी निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में जहां कहीं बेटा द्विघात समीकरण बनेगी तो वहां आपको रूट किससे निकालना है बेटा, x के मान हमेशा किससे निकालोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालोगे। क्यों निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, इसका लॉजिक ये होता है कि अगर आपका मान लो बेटा कोई मान है वो x का रूट के अंदर आ रहा है, जैसे रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1, x के ये दो मान आ रहे हैं, क्या इनको आप घटकों में तोड़ सकते हो, सॉरी दो मूल के अंदर तोड़ सकते हो क्या, अरे दो गुणनखंड में तोड़ सकते हो क्या, नहीं। और नहीं इनका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा।
इससे अच्छा है अगर श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करोगे तो चाहे किसी प्रकार का द्विघात समीकरण बने आपके x के मूल निकल के आएंगे। जैसे इक्वेशन की बात करें, क्वेश्चन की अगर बात करें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है यदि x स्क्वायर माइनस 5x -4 इक्वल्स टू 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके द्विघात देखिए बेटा ये क्या है आपके सामने, एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। if x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 then find the value of x। आपको दिया गया बेटा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखते ही हमने देखा कि x का अधिकतम घात कितना है 2। इसका मतलब ये क्या बेटा द्विघात समीकरण है। अरे है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है जिसमें x के दो मान निकल के आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो तुरंत क्या करेंगे इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे बेटा, दी गई द्विघात समीकरण क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 की द्विघात समीकरण के सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर। अब देखिए बेटा आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, आपने देखा x की घात अधिकतम कितनी है 2। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या होती है 0। अगर इसकी इससे तुलना करें तो a इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, यहाँ x स्क्वायर के साथ गुणा में a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ भी है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसके साथ में गुणा में 1 से गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 1। b इक्वल्स टू यहाँ तो x के साथ गुणा में प्लस b है और यहाँ x के गुणा में क्या है माइनस 5 है, तो प्लस b बराबर माइनस 5 लिखो, चाहे सीधा b बराबर माइनस 5 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो a का मान निकल के आ गया और b का मान निकल के आ गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ प्लस c है इक्वल्स टू यहाँ क्या है बेटा माइनस 4 है, तो प्लस c बराबर माइनस 4 लिखो, चाहे c इक्वल्स टू माइनस 4 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। x का मान निकालेंगे किससे बेटा, श्रीधराचार्य सूत्र से। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर किसका स्क्वायर बेटा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 4 अपॉन में क्या है 2a, a का वैल्यू कितना है 1। इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का कितना हो गया 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो गया प्लस का कितना हो गया 16 अपॉन में कितना आएगा 2a, a का वैल्यू 1। प्लस 4 क्या फर्क पड़ता है, रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर।
तो आगे देखिए x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 2500 छोड़ा कितना हो गया बेटा? 2500 छोड़ा कितना हो जाएगा? 6 5 11 2 3 4 रूट 41 बटे कितना हो गया? 2। तो यहाँ से देखा जाए तो x के दो मान निकल के आ गए बेटा। x इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 41/2 और दूसरा क्या हो गया बेटा? x इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 41/2। क्या इसके ऐसा कोई गुणनखंड है जिसको गुणा करने पे तो -5 आए? a गुणा b बराबर -5, a इंटू b बराबर सॉरी a प्लस b, गुणा करने पे कितना है? -4 और जोड़ने पे कितना है? -5। ऐसे ही बोलते थे ना, ऐसा कोई संख्या जिसको जोड़े तो -5 आए और गुणा करने पे -4 है क्या ऐसा? नहीं। वो कौन सा होगा? ये वाला। तो बताइए ऐसे गुणनखंड तोड़ पाने संभव है क्या? तो हम क्या इसको गुणनखंड रूप से तोड़ के हल कर सकते थे क्या? इसीलिए बेटा अगर आप फिजिक्स में कोई क्वेश्चन बने तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए, आपका चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो उसका आंसर निकल के आएगा। कोई दिक्कत यहाँ है? समझ में आया नहीं आया? तो यही करते थे ना, जोड़ने पे -5 है, गुणा करने पे कितना है बेटा? यही करते थे ना, जोड़ने पे -5 है, गुणा करने पे -4 है। ऐसी हम दो संख्या देखते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई संख्या बन नहीं रही है। हमने इससे देखा तो a का मान 1 था, b का मान -5 था, c का मान -4 था। सोल्व किया, +5 हो गया, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -4। फाइनली सोल्व किया तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस रूट 41/2 आया। तो हमारे पास x के दो मान निकल के आ गए, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। ये 10वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे ना? और ऐसे ही क्वेश्चन में कर लोगे कि नहीं? यदि समय t में समीकरण निम्न प्रकार है, अभी x एक्सिस है, मैं बेटा y भी लिख सकता हूँ, t भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। t स्क्वायर प्लस 3t -18। आपको समीकरण दे रखी है, यदि समय t में समीकरण निम्न प्रकार है, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18, तो समय t के किस मान के लिए समीकरण का मान 0 होगा? फिजिक्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे आपको एक समीकरण बोल रही है, बोल रहा है t का क्या मान होगा जिसके ऊपर इस समीकरण का मान कितना हो जाए? 0। इसका इस समीकरण का मान कितना होना चाहिए? 0। और 0 होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा? t के मान निकालने होंगे। t के कितने मान निकल के आएंगे? 2 निकल के आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18, यही कह रहा है ना, इक्वल्स टू क्या है बेटा? 0। तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 18 इक्वल्स टू कितना है? 0। तो यहाँ किस मान के लिए 0 होगा? तो आपको t का मान निकालना है। तो ये द्विघात समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही है? तो क्या लिखेंगे? दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू
0 से तुलना करने पर, अगर बेटा आपको जो इक्वेशन दी गई है इसकी किससे तुलना करेंगे? द्विघात समीकरण से। तो यहाँ t स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है a का वैल्यू यहाँ कितना निकल जाएगा 1, यहाँ t के साथ गुणा में कितना है 3, यहाँ t की बजाय क्या बेटा x है तो यहाँ b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, b इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 3, तो c इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा -8। अरे सोल्व करके बताइए इसका समीकरण के t के क्या क्या मान निकल के आएंगे। द्विघात समीकरण हल करना आता है कि नहीं आता है? जल्दी से हल करके बताइए बेटा इसमें t के क्या क्या मान निकल के आएंगे। यदि समय t में समीकरण निम्न प्रकार है t स्क्वायर प्लस 3t, if equation in time is given as t square plus 3t minus 18, then what is the value of t for which equation having value 0? इसके लिए समीकरण का मान 0, t के क्या क्या मान निकल के आए हैं 3 और -6, इसका मतलब 3 और -6 पे इसका मान कितना होगा 0 होगा। अरे किसी को निकालने में दिक्कत है इसको नहीं, तो अभी सोल्व करते हैं किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। वहां पे x इक्वल्स टू रखते थे, यहां क्या रखेंगे बेटा t इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कीजिए बेटा -b, b की जगह क्या रखें बेटा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है बेटा -18 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है 1। तो t इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 72 अपॉन कितना हो गया 2, तो कितना आ गया -3 प्लस माइनस 72 और 9 कितना हो गया 81, बाहर आके कितना हो जाएगा 81 का रूट कितना होता है 9 बट्टे यहां से t के कितने मान निकल गए बेटा t इक्वल्स टू, एक बार तो प्लस रखेंगे तो -3 प्लस 9 अपॉन 2 एंड दूसरी बार t इक्वल्स टू -3 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये पुट करेंगे ना तो t इक्वल्स टू -3 और 9 कितने हो गए 6/2 बराबर कितना हो गया, समय को किसमें लिखते हैं बेटा सेकंड में, एंड यहां से t इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 9 3 12/2 कितना हो गया 12/2 माइनस के, तो बताइए टाइम का मान कितना निकल के आ गया बेटा। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, जैसे इक्वेशन दिया इसमें पहला ऑप्शन दिया होगा 3 सेकंड, दूसरा दिया होगा कितना बेटा 6 सेकंड, तीसरा दिया होगा बेटा 3 सेकंड एंड माइनस के 6 सेकंड, और चौथा ऑप्शन दिया होगा 3 सेकंड एंड 6 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा तीसरा। अरे यही होगा क्या नहीं, इसका आंसर सही होगा पहला। अरे कभी सुना है कि टाइम माइनस के 4 सेकंड हुए, कभी होता है कि टाइम, ये फिजिक्स है बेटा, समझ में आ रहा है ना। द्विघात समीकरण आप 10वीं तक पढ़ के आए हैं, सॉल्व किया है कि नहीं किया है। द्विघात समीकरण 10th क्लास के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, उसके बाद फिजिक्स में जाएंगे तो आपको देखना है उसके दो मान निकल के आएंगे, एक पॉजिटिव और एक क्या आएगा नेगेटिव। उसके बाद आपको देखना है कि वो भौतिक राशि नेगेटिव होती है या नहीं होती है, क्या समय कभी नेगेटिव होता है क्या। फिर यहाँ क्या लिखेंगे t नॉट इक्वल्स टू -6 सेकेंड, तो नीचे क्या लिखेंगे क्योंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, आता है t इक्वल्स टू कितने सेकेंड बेटा 3 सेकेंड, t का मान कितना होगा 3 सेकेंड। क्यों, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। अरे समझ में आया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिजिक्स में कैसे काम आती है। द्विघात समीकरण के मूल हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग प्रणाली भी निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें श्रीधराचार्य से ही फिजिक्स में सॉल्व करना है। 11th से लेकर 12th के किसी भी चैप्टर में जब कहीं भी
द्विघात समीकरण बने तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा? श्रीधराचार्य सूत्र से। क्यों? क्योंकि कई बार आपके फिजिक्स में रूट के अंदर बनेंगे मूल, तो रूट के अंदर हम गुणनखंड तोड़ना इजीली संभव नहीं होता है, इसलिए उसको किससे सॉल्व करेंगे? श्रीधराचार्य से। तो ये गांठ मान लीजिए, चाहे कैसा भी हो, द्विघात समीकरण को हमेशा किससे करोगे? अगर आपसे गुणनखंड से हो रहा है तो कीजिए, बाकी श्रीधराचार्य क्या है बेटा? एक सदाबहार सूत्र है जिससे आप हर द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अलग अलग रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये इससे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो दी गई भौतिक राशि के कितने मान निकल के आएंगे? 2 आएंगे। दोनों मान निकलने के बाद आपको ये देखना है कि वो भौतिक राशि ऋणात्मक होती है या नहीं होती है। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यह भौतिक राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो t बराबर कितना होगा?